नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12 का सोशियोलॉजी है। ये चैप्टर नंबर 5 है और इसका नाम है औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास। आज इसके इंपोर्टेंट नोट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 12 सोशियोलॉजी चैप्टर 5, जिसका नाम है औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास। पहला हमारा टॉपिक कहता है औद्योगिकरण क्या है। तो औद्योगिकरण को समझते हैं। औद्योगिकरण एक प्रक्रिया है। औद्योगिकरण एक प्रक्रिया है जिसके तहत उत्पादन बड़े स्तर पर बड़ी मशीन के माध्यम से किया जाता है। सबसे पहले समझिए कि औद्योगिकरण क्या होता है। तो औद्योगिकरण के जरिए जो बड़े बड़े मशीन होते हैं ना, उनके माध्यम से प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है, मतलब उत्पादों को बनाया जाता है। आपने अक्सर बड़े बड़े कारखानों में देखा होगा कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बड़े बड़े मशीन लगे होते हैं, जिससे बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जाता है। अब देखिए इसके साथ क्या होता है कि औद्योगिकरण के तहत आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल अपडेटेड होते हैं ये टेक्नोलॉजी के साथ। इसके माध्यम से मनुष्य मशीनों पर अधिक निर्भर हो जाता है और इसके तहत उत्पादन को बढ़ाया जाता है। जितने भी इंसान होते हैं वो मशीनों पर बहुत ज्यादा आश्रित होने का मतलब है कि उसी के ऊपर ठहर जाते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा काम जो है वो मशीनों के माध्यम से करवाना चाहते हैं और यह इसके तहत क्या होता है कि जो प्रोडक्शन होता है, जो उत्पाद होता है, उसको और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये था हमारा औद्योगिकरण, जो सबसे पहला टॉपिक था। अब हम इसके आगे वाले स्लाइड में चलते हैं। आगे के स्लाइड में हमारा भारत में औद्योगिकरण। औद्योगिकरण तो आपने समझ लिया, लेकिन हमारे भारत के अंदर औद्योगिकरण कैसे हुआ उसके बारे में जान लेते हैं। हम जान लेते हैं कि भारत में औद्योगिकरण कैसे हुआ, कब हुआ, किन किन हालातों में हुआ। तो 1999 से 2000 वर्ष की बात है, मतलब 2000 के समय में क्या हुआ, भारत में लगभग 60% लोग जो थे, भारत के कुल आबादी का लगभग 60% जो लोग थे वो तृतीय क्षेत्र, मतलब 17% द्वितीय क्षेत्र में और 60% तृतीय क्षेत्र में और 23% तृतीय क्षेत्र में कार्यरत थे, मतलब काम कर रहे थे। ये इसी के ऊपर बिल्कुल आश्रित थे। कृषि कार्यों में तेजी से ह्रास हुआ, मतलब गिरावट आ गया। ह्रास का मतलब होता है गिरावट आना, मतलब जो कृषि चल रहा था, जो खेती बाड़ी चल रही थी, उसमें यहाँ पे कमी देखने को मिला। ह्रास का मतलब होता है कमी देखना। अब देखिए सरकार उन्हें अधिक आमदनी देने में सक्षम नहीं है। जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है हमारी, वो उनको अधिक आमदनी, कहने का मतलब है फायदा देने में सक्षम नहीं था। यहां पे आपको संगठित औपचारिक क्षेत्र की इकाइयों में समझने योग्य बातें ये हैं कि इन क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों को मतलब फिक्स जॉब नहीं होता, मतलब उनकी जो कार्यशैली होती है या फिर जिस कंपनी में या जिस फैक्ट्री में वो काम करते हैं उनमें उनका परमानेंट काम नहीं होता। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि सरकारी नौकरी करने के बाद लोगों के अंदर ना पेंशन जैसी सुविधा मिलती है बुढ़ापे के लिए, जो कि यहाँ पे उनको प्राप्त नहीं होता। इस असंगठित क्षेत्र में रोजगार अस्थायी नहीं होता, मतलब परमानेंट नहीं है, रोजगार परमानेंट नहीं होता है और उनको न किसी प्रकार का बीमा प्राप्त होता है, मतलब इंश्योरेंस भी उन्हें नहीं मिलता और उन्हें किसी भी प्रकार का पेंशन जैसी सुविधाओं का भी प्रावधान नहीं किया जाता है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है भारत के प्रारंभिक वर्षों में औद्योगिकरण। भारत के शुरुआत में जो औद्योगिकरण हुआ उसके बारे में जान लेते हैं। शुरुआत से ही हमारा जो भारत है वो रुई और जूट जैसे चीजों के ऊपर व्यापार बहुत ज्यादा करता था। भारत के जो सूती कपड़े थे, भारत के जो खादी के कपड़े थे, वो पूरी दुनिया में प्रचलित थे। ये केवल भारत की बात नहीं है कि जहां पे इनके कपड़े पहने जाते थे, बाहर के देशों में भी भारत के ये कपड़े जाते थे। इसके अलावा रेलवे तथा कोयला खाने भारत के प्रथम उद्योगों में से थे। हमारे यहाँ कोयला के बड़े बड़े भंडार हुआ करते थे, बड़े बड़े कोयला के खान हुआ करते थे। स्वतंत्रता के बाद भारत ने परिवहन, संचार, ऊर्जा, खान आदि को महत्व दिया। जब हमें स्वतंत्रता मिल गया, जब हम अंग्रेजों से आजाद हो गए, उसके बाद भारत ने क्या किया कि जो सड़कें थी उस पर ध्यान दिया, रेल थी उस पर ध्यान दिया, आवाजाही का जितने भी उनके पास संचार की सुविधा उनको प्राप्त हुई थी उनको और बेहतर बनाने की उन्होंने कोशिश की। ऊर्जा के ऊपर ध्यान दिया, कोयला के खान के ऊपर ध्यान दिया, इन सभी की चीजों के ऊपर उन्हें बहुत ज्यादा महत्व दिया है। भारत की मिश्रित आर्थिक नीति में निजी एवं सार्वजनिक उद्योग दोनों प्रकार शामिल थे, मतलब प्राइवेटेशन, जो निजीकरण होता है उसे क्या होता है कि प्राइवेट होना, और सार्वजनिक उद्योग जो था वो भी इसके अंदर शामिल था।
भारत उद्योगों के विभाजन में भारतीय औद्योगिक नीति 1956 के अनुसार भारतीय उद्योगों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक श्रेणी, माध्यमिक श्रेणी और तृतीयक श्रेणी। इन तीनों भागों में किसको, भारत के उद्योग को बांटा गया है। इन तीनों भाग में अलग अलग तरीके से हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि प्राथमिक श्रेणी क्या है, माध्यमिक श्रेणी क्या है और तृतीयक श्रेणी क्या है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है प्राथमिक श्रेणी क्या होता है। प्राथमिक श्रेणी में देखिए परमाणु ऊर्जा के रक्षा, रेलवे, डाक, उत्पादन और नियंत्रण से संबंधित उद्योग इस श्रेणी में आते हैं। केंद्र सरकार उन्हें नियंत्रित और नियंत्रण करने का मतलब है कि जो भारत सरकार है जिसका वर्चस्व पूरे देश में होता है, जैसे कि प्रधानमंत्री की जो आप कह सकते हैं कि जो उनके पास इतना अधिकार होता है कि वो प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आने वाले सभी ऊर्जा के ऊपर अपना खुद का नियंत्रण रखते हैं। उसमें क्या क्या आता है देखिए, परमाणु ऊर्जा से के रक्षा, रेलवे, डाक, उत्पादन का नियंत्रण, ये सभी किसके अंदर आता है, ये सभी देश के केंद्र मंत्रालय के अंदर आता है और इन्हें वो नियंत्रित कर सकते हैं और नियंत्रित करते हैं। माध्यमिक श्रेणी के बारे में जान लेते हैं। इसमें मशीन टूल्स, फार्मास्यूटिकल्स, रबर, जल परिवहन, उर्वरक, सड़क परिवहन इत्यादि जैसे 12 उद्योगों को इस श्रेणी में रखा गया है। जो माध्यमिक श्रेणी है इसमें कुल 12 श्रेणी को रखा गया है। इसमें सरकार की हिस्सेदारी ज्यादा होती है, सरकार जो है इससे ज्यादा से ज्यादा टैक्स प्राप्त करता है। तृतीयक श्रेणी में अगर बात कर ले तो इसमें वो सभी उद्योग सम्मिलित है, मतलब सभी व्यापार, कारखाने, फैक्ट्री, बिजनेस सम्मिलित है जो निजी क्षेत्र के लिए रखे गए हैं, मतलब जो प्राइवेट है, जो किसी निजी व्यक्ति का है, उसमें तृतीयक श्रेणी को रखा गया है। हालांकि निजी क्षेत्र इन उद्योगों को विकसित करता है लेकिन सरकार इन्हें स्थापित भी कर सकती है। देखिए हालांकि होता तो ये प्राइवेट आदमी के अंतर्गत है, लेकिन क्या होता है कि सरकार इन्हें स्थापित भी कर सकती है, मतलब उसे अपने कंट्रोल में भी रख सकती है, बंद भी कर सकती है। अगर उसे किसी प्रकार का गैर जरूरी काम लगा उस कंपनी के अंदर तो उसे बंद भी कर सकती है और उसे अपने अंदर कंट्रोल में भी ले सकती है। तो ये हमारा प्रथम श्रेणी, माध्यमिक श्रेणी और तृतीयक श्रेणी था। अब हम आपको आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं कि भूमंडलीकरण और उदारीकरण के कारण भारतीय उद्योगों में परिवर्तन, जो भूमंडलीकरण था उसके कारण भारत के उद्योगों में किस प्रकार से परिवर्तन प्राप्त हुआ और उदारीकरण के कारण भारतीय उद्योग में परिवर्तन कहां कहां हुआ। देखिए 1990 से सरकार ने उदारीकरण नीति को अपनाया है। 1990 से 1990 से हमारे भारत में सरकार ने उदारीकरण नीति को अपनाया है तथा दूरसंचार, नागरिक उड्डयन, ऊर्जा आदि क्षेत्रों में निजी कंपनियां, विशेषकर विदेशी फर्म जो बाहर देश के हैं, जो हमारे भारत के न होकर बाहर के देश हैं, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। बहुत सी भारतीय कंपनियों को विदेशियों ने खरीद भी लिया है। यहां पे आपको देखने को मिला कि बहुत सारी ऐसी भारतीय कंपनी है जिसे विदेशों की कंपनियों ने अपने अंदर कर लिया, मतलब खरीद लिया, और बहुत सारी भारतीय ऐसी कंपनियां हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां बन गई है। अब कहने का ये मतलब है कि वो केवल और केवल भारत में नहीं है। जैसे टाटा की बात कर ले, महिंद्रा की बात कर ले, तो ये सब क्या है कि बाहर के देशों में भी इनके जाल फैले हुए हैं। ये दूसरे देशों के साथ भी व्यापार करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा गया है। इसके कारण आमदनी की असमानताएं बढ़ रही है, बड़े उद्योग में सुरक्षित रोजगार कम हो रहे हैं, किसान तथा आदिवासी लोग विस्थापित हो रहे हैं। अब यहां पे समझिएगा कि इसके कारण आमदनी की असमानता मतलब ऊपर नीचे बहुत असमानता, मतलब एक जैसी आमदनी नहीं आ रही है। बड़े उद्योग में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उसमें रोजगार जो है वो कम होता जा रहा है और किसान जो किसान है और आदिवासी लोग जो जंगलों में रहते हैं उनको विस्थापित होना पड़ रहा है, मतलब उनको अपने जगह को छोड़ के एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ रहा है। उसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। सरकार सार्वजनिक कंपनियों के अपने शेयर्स को निजी क्षेत्र की कंपनियों को बेचने का प्रयास कर रही है, जिसे विनिर्देश कहा जाता है। इसमें कर्मचारियों की नौकरी जाने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। अभी के समय में आप देख रहे हो कि ज्यादातर कंपनियों से ना नौकरियां छूट रही है। आम लोग जो कंपनियों में नौकरी कर रहे थे काफी लंबे समय से उनकी नौकरियां समाप्त हो रही है। क्यों? क्योंकि जो सार्वजनिक कंपनी अपने शेयर्स को जो है, सरकारी कंपनियां जो है वो अपने शेयर्स को निजी कंपनियों को बेच रही है, मतलब कि प्राइवेट आदमी को दे रहा है, जिसके कारण लोगों के नौकरी जाने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। आगे का स्लाइड हमारा है भारत में उदारीकरण की प्रमुख विशेषताएं। भारत में जो 1990 से उदारीकरण शुरू हुआ उसकी विशेषताएं क्या थी? तो देखिए उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करना, जो व्यापार थे उनको लाइसेंस मुक्त करना पहला विशेषता था इसका। उद्योगों को अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त करना, जितनी फैक्ट्रियां होती है उसके ऊपर ज्यादा कड़ा कानून नियम नहीं लगाना, उसको उससे मुक्त रखना है।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाना, बाहर से कोशिश करना है कि बाहर का देश सब जो है वो हमारे भारत में आके निवेश करे, पैसे लगाएं, कंपनियां खोले, अपना ब्रांच खोले, जिससे हमारे भारत देश को अधिक से अधिक फायदा प्राप्त हो। इसके अलावा उद्योगों को एक बाजार के रूप में प्रयोग करना, जो जितनी भी कंपनियां है ना उसे मार्केट के रूप में यूज करना है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था और ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो पाएगी। उद्योगों की मांग को बढ़ाना, किसी भी जगह पर अगर ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियां लग रही है, ज्यादा से ज्यादा उद्योग लग रहा है, तो इससे उस देश की, उस जगह की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होती है, वहां के लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, जिससे उनकी भी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। उद्योग और व्यापार को चाहिए नौकरशाही चंगुल से मुक्त कराना। जितने भी व्यापार है, फैक्ट्रियां जितनी भी लग रही है, जितनी भी मशीनरी आ रही है, जितने भी उद्योग ले रहे हैं, उनको क्या करना है कि नौकरशाही चंगुल से मुक्त कराना है, कि मतलब उस पर दबदबा नहीं रहना चाहिए किसी एक व्यक्ति का उस पर। सरकार अगर उसे अपने अंदर काम करवाती है तो इससे क्या होगा कि वहां पे चोरी होने का, टैक्स चोरी होने का, इन सब चीजों से वहां पे बचा जा सकता है, और नौकरशाही चंगुल से उनको मुक्त कराना है। अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण कम करना, अर्थव्यवस्था पर मतलब कि जो उनका अर्थव्यवस्था है उस पर सरकारी हस्तक्षेप ज्यादा नहीं चाहते हैं। मतलब ये नहीं कि सरकार जो है हर बात पे उसके साथ उसके डाटा को मांगे, उसके रख रखाव को मांगे, तो ये सब चीजें जो है वो नियंत्रण कम करना है। सीमा शुल्क कम करना, एक जगह से दूसरी जगह तक जब कोई माल जाता है, जब कोई चीजों को हम फैक्ट्री में बनाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है उसे, तो उसमें जो शुल्क लगता है, कभी कभी राज्यों के अंदर भी लगता है, देश के अंदर भी लगता है, तो उसे कम करना ताकि अधिक से अधिक मुनाफा हो सके, अधिक से अधिक फैक्ट्रियां हमारे यहाँ आ सके, अधिक से अधिक विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ पहुंच सके। वस्तुओं सेवाओं के आयात निर्यात पर प्रतिबंध हटाना, किसी भी चीज को दूसरे देश में बेचना या दूसरे देश से किसी भी चीज को अपने देश में लाना, इन सभी के ऊपर जो टैक्स लगता है उन सबको हटाना या बिल्कुल कम करना। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है संरक्षणवाद की नीति क्या है। देखिए, संरक्षणवाद के तहत विदेशी व्यापार पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। जो विदेशी व्यापार होते हैं, जो विदेशों में किए जाते हैं, अपने देश से जाके अगर आप दूसरे देश में किसी प्रकार के व्यापार वो करते हैं तो इस पे कई प्रकार के प्रतिबंध मतलब नियम कानून रुकावट लगाया जाता है। देसी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। आज ही देखिए ना कि चाइना का बहुत सारा सामान हमारे भारत में आता है, तो भारत सरकार क्या करता है कि उसके ऊपर टैक्स बढ़ा देता है ताकि हमारे यहाँ इन उद्योगों को मौका मिले, ये उद्योग खुले और यहाँ के लोग यहीं पे सामान को खरीद सके। इससे लोग देश में बनी वस्तुओं को अधिक से अधिक इस्तेमाल करेंगे और देश के उद्योगों को लाभ होगा। हम बाहर की वस्तुओं को यदि अपने देश में खरीदते हैं तो इसका फायदा बाहर के लोगों को ज्यादा प्राप्त होता है, लेकिन यदि वही चीज अगर हमारे देश में बनेगी और हम उस चीज को खरीदेंगे तो इससे हमारे उद्योग को, हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इसे हम संरक्षणवाद की नीति के नाम से जानते हैं। अब जानते हैं कि व्यवसायीकरण क्या है। तो देखिए, व्यवसायीकरण किसी उत्पाद, सेवा या गतिविधियों में किसी चीज को बदलने की प्रक्रिया है, बदलाव करने की प्रक्रिया है जिसका आर्थिक मूल्य है और बाजार में कारोबार किया जा सकता है। जिसका आर्थिक मूल्य होना चाहिए और बाजार में उसका कारोबार होता हो या फिर हो रहा हो या आने वाले समय में होगा, तो उसे क्या कहेंगे? व्यवसायीकरण कहते हैं। अब विकेंद्रीकरण को भी समझ लेते हैं। विकेंद्रीकरण कार्यों, शक्तियां, लोगों को या चीजों को केंद्रीय स्थान पर प्राधिकारी से हटाकर पुनः विभाजित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। विकेंद्रीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, विकेंद्रीकरण कार्यों मतलब किसी भी काम या शक्ति या लोगों को या उनके चीजों को केंद्रीय स्थान पर प्राधिकारी से हटाकर पुनः विभाजित करने की प्रक्रिया को विकेंद्रीकरण के नाम से जाना जाता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र क्या है? देखिए, एक असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र के लोग सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को दिए गए अधिकांश लाभों का आनंद नहीं ले पाते हैं। यहां पे समझिएगा, एक असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र के लोग, जिस क्षेत्र के लोगों के ऊपर ज्यादा सरकारी ध्यान नहीं जाता है या फिर वो समाज से कटे हुए लोग हैं, वो क्या होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो कर्मचारी होते हैं, ऐसा अब जैसे देखिए दिल्ली मुंबई में जो लोग, जिनको जो सुविधा मिलती है, क्या वो बिहार के लोगों के गाँव में मिल पाती है? नहीं मिल पाती है। उनको लाभों का आनंद नहीं मिल पाता है, जैसे कि अस्थायी रोजगार, निश्चित मजदूरी, मनोरंजक लाभ, गुरुत्वाकर्षण और चिकित्सा लाभ आदि। लगभग 90% भारतीय आबादी असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत है। यहाँ पे देखिए
कि सबसे जो इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि बिहार के लोगों को अगर किसी प्रकार की बीमारी आती है तो वो दिल्ली एम्स की ओर दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे उनके क्षेत्र में वो सारी सुविधाएं मौजूद नहीं है, उनके पास वो चिकित्सा का सुविधा मौजूद नहीं है, और लगभग 90% भारतीय आबादी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। मतलब ऐसे क्षेत्र में है जहां पे ये तमाम सुविधाएं उनको प्राप्त नहीं हो पाती है। औद्योगिकरण का आपसी संबंधों पर प्रभाव, इसे भी जान लेते हैं। लोग अपने परिवार को गांवों में छोड़कर उद्योगों में काम करने के लिए शहरों की ओर चले आते हैं। आपको पता है कि यूपी बिहार के जितने भी मजदूर हैं वो मुंबई चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, पंजाब चले जाते हैं, साउथ में चेन्नई चले जाते हैं, बैंगलोर चले जाते हैं, अपने परिवार को गांव में छोड़ के, जहां पे उनका अस्थायी घर है वहां पे छोड़े। क्यों? ताकि वो उद्योगों में काम करके पैसा कमा सके, और बसने के बाद, वो नौकरी मिलने के बाद उन्हें अपने परिवारों को बुलाया और बड़े शहरों में अस्थायी रूप से बस जाते हैं। जब उन्हें थोड़ी सी पैसे मिल जाते हैं तो वो अपने परिवार को, अपने परिवार के सदस्यों को फिर वापस शहरों में बुला लेते हैं और सेटल हो जाते हैं। इससे संयुक्त परिवारों का विघटन हो रहा है। जो एक ज्वाइंट फैमिली होती है उसका बंटवारा हो रहा है, वो टूट रहे हैं, और एकाकी या छोटे परिवारों का उदय हो रहा है। स्मॉल स्मॉल फैमिली, छोटे छोटे 4-5 फ्लोर वाला फैमिली अब बृहत रूप से फैल रहा है, क्योंकि परिवार टूट रहे हैं। क्योंकि अब संयुक्त परिवार का जमाना नहीं रहा, लोग कमाने के लिए दिल्ली, पंजाब, मुंबई चले जाते हैं, जिससे संयुक्त परिवार टूट जाता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं कि कार्य व्यवस्थाएं क्या है। अब देखिए, सरकार ने कार्य की दिशाओं को बेहतर करने के लिए बहुत से कानून बना दिए हैं। अलग अलग दिशा में उन्होंने नए नए नियम और कानून बनाया है। खादान एक्ट उसमें से एक है, जो 1952 में मजदूरों के विभिन्न कार्यों को स्पष्ट किया है। अब यहां पे समझिए, खादान एक्ट जो है 1952 में, इन्होंने मजदूर के कार्यों को स्पष्ट किया है। भूमिगत खाद्यान्नों में मजदूर को आग, बाढ़, ऊपरी सतह में धंसने, क्षय रोग आदि का खतरा रहता है। यदि कोई मजदूर बहुत नीचे जाए काम करता है, जैसे कोयले के खान में काम करता है, तो कोयले के खान में उनको क्या क्या दिक्कतें आ सकती है कि आग लग सकता है तो उनकी जान चली जाएगी। बाढ़ के कारण यदि पानी चला जाता है उनके कुंड के अंदर या फिर खादान के अंदर, उनसे भी उसकी मौत हो जाती है। कभी कभी मिट्टी के ढहने से भी उनकी मौत हो जाती है। क्षय रोग आदि का खतरा उनका बना रहता है। इसीलिए खादान एक्ट 1952 में मजदूर के लिए हक में यह फैसला लाया गया था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। घरों में होने वाला काम। अब देखिए, घरों में होने वाला काम, घरों में आज अनेक काम किए जाते हैं, जैसे कि लेस बनाना, बीड़ी बनाना, जरी का काम, अगरबत्ती का काम, गलीचे एवं अन्य कार्य अधिकतर महिला एवं बच्चे करते हैं। ये छोटे छोटे लघु उद्योग में आते हैं, तो ये घरों के अंदर ही बना लिए जाते हैं। एक एजेंट इन्हें कच्चा माल दे जाता है तथा पूरा करवा के इसे काम ले जाता है। एक कोई एजेंट आता है, इन्हें कच्चा माल दे, कहता है कि आप इतनी चीजों को बना के रखो। कुछ दिनों के बाद आता है, वही प्रोडक्ट जब तैयार होता है तो उसे ले जाता है और उसके बदले में कुछ पैसे उनको दे देता है। तो ये लघु उद्योग है जो घरों में ही हो जाता है। हड़ताल एवं मजदूर संघ के बारे में जान लेते हैं कि फैक्ट्री तथा अन्य उद्योगों में कामगारों के संघ है, जिन्हें जातिवाद तथा क्षेत्रीयवाद पाया जाता है। जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं ना, उनमें मजदूर जो होते हैं उनके संघ होते हैं। अगर उनके हक में उनका फैसला नहीं आता तो वो क्या करते हैं, हड़ताल वगैरह करते हैं। यही मजदूर संघ का एक यूनियन लीडर होता है, जिसे यूनियन लीडर के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या होता है कि जातिवाद तथा क्षेत्रवाद बहुत ज्यादा पाया जाता है। अब मजदूर संघ के बारे में जान लीजिए। किसी भी मिल मतलब कारखाना, फैक्ट्री या कारखाने में मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए मजदूर संघ का गठन किया जाता है। सभी मजदूर इसके सदस्य होते हैं। किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी मिल में जितने भी मजदूर होते हैं वो मिल के एक लीडर को चुनते हैं कि उनके साथ अगर किसी प्रकार की जाति हो तो वो उसके साथ खड़ा हो, आवाज उठाए, हड़ताल करे। और हड़तालें होती भी है। अपनी मांगों को मनवाने के लिए कर्मचारी क्या करते हैं, हड़ताल कर देते हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। तालाबंदी क्या है? देखिए, मिल मालिकों द्वारा मिल के मुख्य द्वार पर ताला लगाना। जो फैक्ट्री का मालिक होता है, जो कारखाने का मालिक होता है, वो क्या करता है, मिल का जो मेन द्वार होता है जिससे मजदूर का आना जाना होता है, उसके ऊपर ताला बंद कर देता है। 1982 की बंबई, अभी जो मुंबई हो गया है, टेक्सटाइल मिल की हड़ताल जो व्यापार संघ के नेता दत्ता सामंत के नेतृत्व में हुई थी, जिसमें लगभग 2.5 लाख कामगारों के परिवार पीड़ित हुए। उनकी मांग बेहतर मजदूरी तथा संघ बनाने की अनुमति प्रदान करना था। कामगार किसी अन्य मजदूरी या कार्य करने को मजबूर हो जाते हैं। देखिए, यहाँ पे समझिए कि क्या हुआ। 1982 में मुंबई में एक कपड़ा का फैक्ट्री था, मिल का फैक्ट्री था। उसके जो मजदूर संघ के लिए जो लड़ा, उनका नाम था दत्ता सामंत। वहां पे
तालाबंदी कर दिया गया, मतलब जो मेन गेट था ना उस पर ही ताला लगा दिया गया। मजदूरों का मांग क्या था? कि उनका मांग था कि हम संघ बनाना चाहते हैं, हम अपने मजदूरों का एक संघ बनाना चाहते हैं ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके। तो ये था तालाबंदी। यहां पर आपने देखा क्लास 12 सोशियोलॉजी चैप्टर 5 जिसका नाम था औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास। इसके इंपोर्टेंट नोट्स यहां पे समाप्त हो गए। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। अब हमें इजाजत दीजिए, हम आपसे फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।